हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है सुनसान क्लास में। आइए हम लोग पहले जो पिछली क्लास कक्षा में जो पढ़े थे उसको हम पहले दोहराएंगे, उसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ द नाउन का है, यानी कि नाउन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे उसके विषय में है आज, ठीक है। चलिए पहले हम पिछला दोहराते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद, ठीक। वाक्यों को प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया गया है, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। पहला आपको बताया गया नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ठीक, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, ठीक। और एक है आपका कंजक्शन संयोजक, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? नाउन। नाउन के विषय में पढ़े थे। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कॉमन नाउन के विषय में क्या बताया गया आपको? जो एक ही प्रकार का अनेक पाया जाए वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन के विषय में क्या आपको बताया गया था? जो एक ही प्रकार का एक ही पाया जाए वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक। आगे आपको बताया गया था कलेक्टिव नाउन। ऐसे शब्द जो समूह बनाते हो, समूह का बोध कराएं, वे हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, ठीक है। आगे आपको बताया गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या बताया गया? जो वस्तुएं असली हों, जिनसे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स आपको बताया गया है, लिखाया गया है, इसको आप देख लेंगे बार बार क्या हो रही है, एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे आपको कॉमन नाउन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे, प्रॉपर नाउन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे, मटेरियल कलेक्टिव नाउन में भी दिए गए थे, मटेरियल नाउन में भी दिए गए थे। तो उनको जो जो परिभाषा है, परिभाषा से रिलेट करके उसको हम उसका अर्थ समझेंगे, ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला आपको बताया गया था ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जब किसी वस्तु को या फिर किसी शब्द को, किसी वस्तु को के गुण दोष दशा अवस्था या स्थिति के विषय में हम जानेंगे तो क्या होगा? हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें भी दिए गए थे, उसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। आगे आपको बताया गया था काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इन नाउन के अतिरिक्त भी, इन 5 प्रकार के अतिरिक्त भी आपको 2 नाउन और बताए गए थे जो इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन से थे वो? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के विषय में क्या बताया गया आपको? वे काउंटेबल नाउन जो गिना जा सके, ठीक। उसमें आ ही रहा है काउंट करना। काउंट करना मतलब जो काउंट हो जाए, जो गिना जा सके, वो हमारा क्या है? वो हमारा काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन वो पहले से ही बता रहा है कि अनकाउंटेबल, यानी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जो ना गिना जा सके वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। आपको बताया गया काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारा कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ठीक है। ये तो रही बात नाउन की। अब नाउन के बाद आपको बताया गया था नंबर। क्या बताया गया था? नंबर। नंबर में क्या बताया गया था? नंबर मीन्स वचन होता है, वचन। और वचन आपको संस्कृत में जब होता है तो संस्कृत में 3 वचन पाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में 2 ही वचन पाए जाते हैं, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। एक वचन है, एक बहुवचन है, ठीक। यानी कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणी को की ओर संकेत करे, वो हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक, सिंगुलर नंबर है। अब अगर प्लूरल नंबर जो होगा, जो एक या एक से अधिक, एक तो नहीं, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान या प्राणियों की ओर संकेत करे तो हमारा प्लूरल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ नियम बताए गए थे। पहला नियम क्या था कि कुछ शब्दों के अंत में हम यस लगाकर उसको हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं, ठीक है। अगला आपको बताया गया था कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में यक्स, ओ, सी एच, यस, यस एच आए तो उनके अंत में हम ईएस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। अगला नियम आपको बताया गया, जिस शब्द के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता हो,
जिस शब्द के अंत में वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता हो वहां पर उस वाई को हटाकर हम उसके स्थान पर IES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, आगे आपको बताया गया था इसी में से अगर वाई के पहले यदि किसी शब्द के अंत में वाई से पहले अगर वावेल आ गया है तो वाई को ना हटाकर उसी के बगल में हम यस लगाकर प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है वाई के पहले तो वाई को हटाकर IES लगाएंगे, अगर वाई के पहले वावेल आ गया है तो वाई को ना हटाकर उसी के बगल में यस लगाकर हम प्लूरल बना लेंगे। ठीक है, आगे आपको बताया गया था यदि किसी शब्द के अंत में यफ या यफी आता है तो हम यफ या यफी को हटाकर उसके स्थान पर हम क्या करेंगे VES लगाकर उसको हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, और कुछ इसमें अपवाद बताए गए थे। प्रूफ मीन्स होता है सबूत, रूफ मीन्स होता है छत। ठीक, अब प्रूफ को जो है इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से हम यफ नहीं हटाएंगे लास्ट में, इसके भी लास्ट में यफ है लेकिन इसको नहीं हटाएंगे, इसको प्रूफ का प्रूफ्स हो जाएगा, यफ भी रहेगा, बगल में यस लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, ये अपवाद है आपका। अगला रूफ है, रूफ के बगल में भी यफ नहीं हटाएंगे, रूफ्स हो जाएगा, वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा, यफ नहीं हटाएंगे, ये दोनों आपके अपवाद है, प्रूफ और रूफ। ठीक है, आगे आपको बताया गया कुछ शब्दों के बीच के अक्षरों को हम बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपको बताया गया था मैन मीन्स आदमी होता है तो मैन का मेन हो गया। ठीक, मेन का मतलब MAN मैन था, वहां पर जब वो प्लूरल बना तो MEN हो गया, यानी कि बीच का अक्षर बदल गया, मैन का मेन, वोमेन का वोमेन। ठीक, फूट का फीट। ठीक, माउस का माइस। ठीक, और लाउस का लाइस, ये सब बताया गया था ना। तो ये सभी क्या है, बीच के अक्षरों को बदलकर हम उसको प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, ये नियम है आपका। अगला नियम आपको बताया गया था कुछ शब्दों के अंत में हम EN या REN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स का ऑक्शन हुआ। ठीक, ऑक्स का ऑक्शन हुआ, ऑक्स के अंत में क्या लगाया गया, EN लगाया गया, ये प्लूरल बना। ठीक, और वहां पर चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हुआ, वहां पर उसके लास्ट में REN लगाया गया। इसका मतलब क्या है, उस शब्दों के अंत में हम EN या REN लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं, जो कि बनाया गया। ठीक है, अगला नियम आपका बताया गया था कुछ जुड़वा शब्दों जैसे कंपाउंड वर्ड। जुड़वा शब्द का मतलब क्या है, दो मतलब एक से अधिक वर्ड अगर मिल गए हैं तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे, यानी कि द्विज हो हुआ है, दो हो गया है। ठीक, उसी को हम कंपाउंड कहेंगे। अब कुछ कंपाउंड वर्डों को भी हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक, दो वर्ड है ना इसमें, मदर इन लॉ। ठीक, मदर्स इन लॉ हुआ, इसका प्लूरल बना। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ हुआ, इसका प्लूरल बना। ठीक है ये हुआ। अगला नियम आपको बताया गया था कुछ शब्द जो है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर भी वही वर्ड रहते हैं। ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिंगुलर रहेगा फिर भी वही रहेगा, प्लूरल रहेगा फिर भी वही रहेगा। जैसे फिश बाय शिप। ठीक, फिश मीन्स मछली, तो फिश का फिशेज नहीं होगा, फिश का फिश ही होगा। लेकिन एक आपको बताया गया था कि अगर मछलियां अलग अलग प्रकार की हैं, कोई वस्तु अलग अलग प्रकार की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिश का अगर मछली अलग अलग है और ढेर सारी है तो उसका फिशेज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मछलियां हैं, ढेर सारी हैं। अगर एक ही प्रकार की मछली है और ढेर सारी है तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए, तो उसके लिए फिश का फिश ही होगा, क्योंकि वो एक ही प्रकार की है ना। अब अगर अलग अलग प्रकार की ढेर सारी होंगी तो फिश का फिशेज हो जाएगा। तो जब एक ही प्रकार के ढेर सारी पाई जाएंगी मछलियां तो उसका मतलब क्या होगा, फिश का फिश ही होगा प्लूरल। पाइस मीन्स पैसा, पाइस का पाइस ही। ठीक, फिश पाइस शीप, शीप मीन्स भेड़ होता है, शीप का शीप ही होगा। फिश पाइस शीप, हेयर डियर डजन, बाल और हिरन, और क्या बताया गया था आपको, दर्जन डजन। ये सभी क्या है, ये सभी आपके सिंगुलर भी वही होंगे, प्लूरल भी वही होंगे। ठीक है, आगे आपको अगला नियम बताया गया था कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सिंगुलर ही बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। वो कौन से हैं, एक को बताया गया था हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। अब उसके चाहे एक ही बाल हो उसके सर में, चाहे ढेर सारे बाल हो। ठीक है, लेकिन वो क्या है, उसके बाल काले हैं, चाहे ढेर सारे हो चाहे एक ही हो, अगर ढेर सारे हैं फिर भी वो क्या है, सिंगुलर नंबर ही है। ठीक, वो प्लूरल में नहीं गिना जाएगा। आगे बताया गया था आपको द स्कैनरी ऑफ द कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक, कश्मीर के दृश्य सुंदर है। अब कश्मीर में एक ही दृश्य तो होगा नहीं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं घाटी है, कहीं बर्फ है। ठीक, ये क्या है, कई सारे दृश्य हैं, लेकिन फिर भी उसको सिंगुलर नंबर में ही हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि वो सिंगुलर नंबर में ही माना जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताया गया था कुछ शब्दों को
हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे आपको बताया गया था वर्क मीन्स काम, और वर्क माने कारखाना, ठीक। इफेक्ट माने प्रभाव, उसको हम प्लूरल बनाए तो इफेक्ट्स माने सामान हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको बताया गया था कॉपर मीन्स चांदी, नहीं कॉपर मीन्स तांबा, उसको हम बदले कॉपर्स मीन्स सिक्के हो गए, ठीक है, पैसे हो गए, ठीक। आगे आपको बताया गया था सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, उसको सिल्वर्स बनाए तो चांदी के सिक्के हो गए, ठीक है। वाटर बताया गया था, वाटर मीन्स पानी, अब वाटर का वाटर से हुआ तो नदियां या समुद्र हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं कुछ शब्द, तो हमारा क्या हो जा रहा है, उसका अर्थ ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर, ठीक। नंबर के बाद आपको क्या पढ़ाया गया था, नंबर के बाद आपको पढ़ाया गया था जेंडर। क्या पढ़ाया गया था, जेंडर। जेंडर में क्या बताया गया था, जेंडर में जैसे जेंडर किसे कहते हैं, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जो किसी, ऐसे नाउन जो किसी स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों या फिर बेजानदार वस्तु की ओर संकेत करें, ठीक। वो क्या है, वे सभी क्या है, वे नाउन सभी हमारे जेंडर के अंतर्गत आएंगे। और जेंडर कितने प्रकार का होता है, जेंडर में लिंग होता है, ठीक। लिंग निर्धारण करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक। तो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या बताया गया था आपको, मैस्कुलिन जेंडर बताया गया था जो पुरुष जात का बोध कराए, ठीक, वही हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। जैसे बॉय है, ठीक, डॉग है, ठीक, हॉर्स है, ये सभी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये सभी मेल है। फादर है, पिता भी है ना, मेल्स हैं, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। अगला आपको बताया गया था फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर में क्या है, फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है, उसका हिंदी अर्थ होता है पुल्लिंग। अब फेमिनिन जेंडर जो है उसका हिंदी अर्थ स्त्रीलिंग होता है। अब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत क्या बताया गया था आपको, जो शब्द स्त्री जात का बोध कराए वो क्या होता है, फेमिनिन जेंडर कहलाता है। अब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत हम क्या बताए थे आपको, गर्ल, वुमेन, ठीक, और आपको बताया गया था कैट, बिल्ली भी है, ठीक है, सिस्टर, मदर, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे आपको क्या बताया गया था, आगे आपको बताया गया था कॉमन, कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर ना, तो कॉमन जेंडर के अंतर्गत आपको क्या बताया गया था, वे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए वो क्या है, कॉमन जेंडर है, ठीक। इसके अंतर्गत आपको बताया गया था पेरेंट्स, माता पिता, ठीक, नाइबोर, पड़ोसी, बताया नहीं गया था फिर भी आप समझ लीजिए, पड़ोसी अगर है तो पड़ोसी में मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक। पड़ोसी हुआ, इनमी हुआ, इनमी का मतलब शत्रु, शत्रु भी तो हो सकता है, चाहे लेडी हो चाहे मेल हो, ठीक। और क्या बताया गया था आपको, पेरेंट्स, फ्रेंडशिप बताया गया था, मित्रता, मित्रता भी तो हो सकता है, मित्र कौन हो सकता है, मित्र, फ्रेंड ही मान लीजिए, फ्रेंड जो होगा वो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। आगे आपको बताया गया था न्यूट्रल जेंडर, वे वस्तु जो बेजानदार जो बेजानदार हों, वे क्या हैं, वे हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। वे शब्द जो बेजानदार वस्तुओं की ओर संकेत करें वे हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे बुक, पेन, पेंसिल, ठीक, ब्रिक, आपको बताया गया था ना, बुक किताब, किताब में कोई जेंडर है नहीं है, पेन, पेन कोई जेंडर है नहीं है। अब काली नीली वो तो रंग है, लेकिन पेन जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है वो, ठीक। इसका मतलब क्या है, वो बेजानदार वस्तु है, न तो स्त्री है, न पुरुष है, न कॉमन है, ठीक। इसमें जान ना हो वही हमारा क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक। और इसमें कुछ बताया गया था आपको कि कुछ छोटे छोटे जीवों को भी हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे रेड बताया गया था, इंसेक्ट बताया गया था, कीड़ा, छोटा छोटा कीट, ठीक है। बर्ड्स बताया गया था, चिड़िया जो छोटी वाली भुरुइया होती है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएंगे। कुछ नियम आपको बताए गए थे कि मैस्कुलिन से हम उसको फेमिनिन कैसे बनाएंगे, कुछ नियम बताए गए थे ना। पहला नियम आपका ये था कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर को हम फेमिनिन बनाने के लिए पूर्णतः परिवर्तित करते हैं, पूर्णतः चेंज कर देते हैं। जैसे बॉय का गर्ल, फादर का मदर, ठीक। और यहाँ पर हॉर्स का, जैसे हॉर्स का है ना, घोड़ा होता है तो उसका भी होगा कुछ, ठीक। मान लीजिए जैसे, सॉरी, जैसे डॉग का बिच, ठीक, डॉग का बिच हुआ, बॉय का गर्ल हुआ, ठीक, फादर का मदर हुआ,
ठीक। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर हुआ, ठीक है। और टीचर का क्या होगा, हीरो का हीरोइन हुआ, ठीक है। नहीं, हीरो का हीरोइन तो किसमें आ जाएगा, वो दूसरे वाले नियम में आ जाएगा, ठीक है। इतने सारे आपके लिए उदाहरण काफी है, बाकी सारे उदाहरण आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है पीडीएफ के रूप में, जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो आपको नियम दोहराना है यहाँ पे, उसको बाद बाकी जो उदाहरण दिए गए, जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उसको आपको देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला नियम आपको क्या बताया गया था, कुछ मैस्कुलिन के अंत में यदि ई डबल एस आता हो, ठीक, तो उसके अंत में हम क्या लगाएंगे, उसके अंत में हम नहीं, कुछ मैस्कुलिन के अंत में ई या डबल एस लगाकर हम उसको मैस्कुलिन जेंडर बनाते हैं, और आई एन ई लगाकर, ठीक है। सॉरी, फिर से देखिए इसको, नियम आपका ये था कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंत में ई डबल एस या आई एन ई लगाकर उसको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बताया गया था नियम आपको, हीरो का हीरोइन हो गया, आई एन ई लगा था, ठीक। एक्टर का एक्ट्रेस हो गया, डबल एस लगा था, ठीक है। ऐसे ही आपको बताया गया था फिश का, आपको ये बताया गया था क्या करते हैं, अटैक्स, ठीक, उसका भी हो गया। तो ये सभी क्या है हमारे बनाया गया था ना इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हुआ हमारा जेंडर, ठीक है। आगे आपका कुछ नियम बताया गया था, और कौन सा नियम था कि कुछ शब्दों के पहले हम कुछ शब्द लिखकर उसको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। जैसे आपको बताया गया था ही गोट बताया गया था। ही गोट मीन्स क्या होता है, बकरा, और सी गोट मीन्स होती है बकरी, ठीक। ही फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ा, सी फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, ठीक है। ऐसे ही आपको बताया गया था फिशरमैन धोबी, नहीं, फिशरमैन मतलब मछुआरा, फिशरमैन मछुआरा, और फिशर वोमेन मछुआरिन, और आपको बताया गया वाशरमैन धोबी, वाशर वुमेन धोबिन, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके आगे या कुछ पहले या फिर कुछ बाद में हम कुछ शब्द वो कुछ वर्ड को जोड़कर उसको हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ शब्दों को आगे या पीछे जोड़कर उसको हम फेमिनिन बनाते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा अगला नियम था, ठीक है। आगे आपको क्या बताया गया था, बस नए नियम तो हो गए सारे आपके। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द नाउन्स, ठीक, फंक्शंस ऑफ द नाउन्स। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला नियम है, अगला आपका टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द नाउन्स, ठीक है। चलिए इसके विषय में आज पढ़ते हैं, क्या है इसके विषय में। चलिए, फंक्शंस ऑफ द नाउन्स, कलर चेंज कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ द नाउन्स, ये है हमारा टॉपिक, ठीक। संज्ञा के कार्य, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, संज्ञा के कार्य, संज्ञाओं के कार्य, ठीक। अब संज्ञा तो हमने पढ़ लिया है, संज्ञा के अंतर्गत नंबर भी पढ़े, संज्ञा के अंतर्गत जेंडर भी पढ़े, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत नाउन के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी जानकारी आपको रहेगी तो आपको जब कभी भी आपको आगे जब पढ़ाया जाएगा, जैसे टेंस शुरू हुआ, आपको नाउन के बारे में मालूम नहीं है, प्रोनाउन के बारे में मालूम नहीं है, एडजेक्टिव के बारे में मालूम नहीं है, वर्ब के बारे में मालूम नहीं है, ठीक, एडवर्ब के बारे में मालूम नहीं है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में मालूम नहीं रहेगा, तो आप कैसे उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ है, कैसे पढ़ेंगे उसको पढ़ना ही बहादुरी नहीं है, उसको हम हिंदी अर्थ भी निकाल सकें, इतनी हमारी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता कैसे होगी, योग्यता तभी होगी जब हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, नाउन के बाद उसको नियमित ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे, ठीक, तभी हम वर्ड को समझ पाएंगे। कोई सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस का अर्थ तभी हम समझ पाएंगे, ठीक है।
तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाम ही है शब्द भेद। ठीक, शब्दों को हम कैसे हम उसको सेट करें कि हमारा वाक्य तैयार हो जाए, क्योंकि यही तो है आपका वाक्य। किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को तो वाक्य कहते हैं। जब शब्दों के विषय में ही आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे वाक्य बनाएंगे, वाक्य का अर्थ कैसे निकालेंगे। इसलिए शब्द भेद जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे देखते हैं। ठीक है, नाउन के द्वारा छह कार्य किए जाते हैं। कितने कार्य किए जाते हैं, छह कार्य किए जाते हैं, हैं। पहला आपका दिया है, पहला है आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, या इसको हम कह सकते हैं नॉमिनेट सब्जेक्टिव केस। ठीक, या तो हम इसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे या फिर इसको हम कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम इसको, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अब आप कहेंगे केस मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स तो कर्ता होता है। ठीक, अब केस मीन्स क्या होता है, गुरुजी लिख दिए, बताए नहीं। केस मीन्स होता है कारक। क्या होता है, कारक। इसका अर्थ होता है कर्ता। ठीक, इसका अर्थ कर्ता होता है। इसका अर्थ आपका होता है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। ठीक, आप मीन्स होता है का, लेकिन इसको आप नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे ही जानेंगे, वर्ब ऐसे कर्ता जो क्रिया के बाद आए, क्रिया के पहले आए। ठीक, क्रिया के पहले जो आए वही करता है। ठीक, क्रिया के पहले ही आता है ना, जैसे वहां जाता है तो वह क्या है, वही तो करता है, वही तो करता है। तो क्या होगा, क्रिया पहले आएगा ना, क्रिया जाता है तो जहां तक पहले वह है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट वही है। तो सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। इसको कहते हैं कर्ता कारक। इसको आप लोग यहां लिख लेंगे, कर्ता कारक। ठीक, अगला आपको बताया गया था, अगला आपका है, बताया नहीं गया था, अगला आपको है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसका अर्थ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, और इसका वर्ब पता जानते ही आप, वर्ब मीन्स क्या बताया गया, क्रिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम कहेंगे हिंदी में कर्म कारक। क्या कहेंगे, कर्म कारक। ठीक है, वर्ब के पहले जो कर्म, वर्ब के बाद जो कर्म आता है, वर्ब के बाद आता है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आएगा और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, ये है हमारा कर्म कारक। आगे देखते हैं, ये तो हुआ आपका दूसरा। अब आते हैं तीसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। इसको हम कह सकते हैं क्रिया का पूरक। क्या कहेंगे, क्रिया का
पूरक, ठीक, क्रिया का पूरक। इसका मतलब जो क्रिया का भाव स्पष्ट करे वही है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक, जो क्रिया का भाव स्पष्ट करे वही है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक, क्रिया का पूरक। आगे देखते हैं, ये तो क्रिया जानते हैं आप, ठीक, पूरक इसका अर्थ है, ठीक, कंप्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा आपको आपका है पोजेसिंग द नाउन। क्या है? पोजेसिंग द नाउन, पोजेसिंग द नाउन, पोजेसिंग द नाउन, इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी अर्थ है आपका संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। नाउन में संज्ञा होता है, आप जानते ही हैं, ये संबंध कारक है। पोजेसिंग मीन्स संबंध, जो संबंध दर्शाए कि किसके किसके बीच संबंध है, ऐसे नाउन जो संबंध दर्शाए, ठीक, नाउनों के बीच में संबंध दर्शाए। मान लीजिए दो नाउन है, रामाज बुक, अब राम की पुस्तक, रामाज बुक होगा ना, तो राम भी नाउन और पुस्तक भी नाउन, यही है आपका संबंध जो दर्शाए, पोजेसिंग द नाउन, ठीक, नाउनों का संबंध जो बताए वही है आपका पोजेसिंग द नाउन, संबंध कारक। कारक की अंग्रेजी तो यहां लिखा नहीं गया, लेकिन आप समझेंगे, ठीक है। अगला है आपका एपोस्ट्रोफी टू अ नाउन। अगला है आपका एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी नहीं, अपोजिशन, एपोस्ट्रोफी तो इसी पढ़ेंगे, अपोजिशन, अपोजिशन टू अ नाउन, ठीक, अपोजिशन टू अ नाउन, ठीक है। क्या है? अपोजिशन टू अ नाउन, इसका अर्थ क्या है? अपोजिशन टू नाउन, नाउन के विषय में क्या करेंगे हम इसको, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफियों का प्रयोग होगा इसमें। एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, नहीं, इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे भी कभी हम लिख दिए, दो नाउनों को जोड़ना है, राम आज, तो राम तो यहां लिख दिए, रा मा ज बुक, दो नाउन हो गया इसमें, ठीक, दो नाउन हो गया। रामाज बुक, राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, इसको आप रहने दीजिए, आपके काम का नहीं है, ठीक, आपको डिस्टर्ब करेगा ये, जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही आप देखिए, ठीक है। अपोजिशन टू द नाउन उसको रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका, चलिए 4 नियम ही आप पढ़िए, 4 नियम ही आपके लायक है, ठीक, इसी से आपका काम हो जाएगा। बाकी है तो भी 6 प्रकार का, लेकिन आप 4 ही पढ़िए, ठीक है। इसको हम 4 बना देते हैं, नहीं 4 बनाएंगे नहीं इसको, यहाँ पर जो है 6 प्रकार के बताए गए थे ना, कहाँ गया, 6 प्रकार के, ठीक, लेकिन हम यहीं पर नोट करके लिख लीजिए आप, ठीक है। यहीं पर नोट करके आप लिख लीजिए, तो कहाँ लिखेंगे इसको, पेन पे, ठीक है।
चलिए नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, फंक्शंस नहीं, संज्ञाओं के कार्य तो 6 हैं, लेकिन हम 4 ही पढ़ेंगे, जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का है तो 6 पार्ट, लेकिन पढ़ेंगे 4 ही पार्ट, क्योंकि 4 ही पार्ट हमारे काम का है। ठीक है, बाकी के 2 जल्दी नहीं लगते हैं, उनका काम जल्दी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपको क्या बताया गया, सब्जेक्ट ऑफ द, सब्जेक्टिव क्या दिया था, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस। तो उसको चलते हैं उस पर, तो चलते हैं अगला पेज ले लेते हैं। ठीक, पहला आपका दिया गया था सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या सब्जेक्टिव केस, यही था सब्जेक्टिव केस। इसको हिंदी में क्या कहा गया था, कर्ता कारक। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसकी डिफिनीशन ये होगा कि सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, अभी बताया गया आपको, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता और केस मीन्स कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक देखते हैं, इसमें क्या है, वे नाउन। ठीक, क्या है, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में क्रिया के कर्ता के रूप में हो, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य में क्रिया के कर्ता के रूप में हो, तो वही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। क्या होगा, जब किसी नाउन का प्रयोग, ये लो पेन चेंज कर देते हैं, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता, क्रिया को हम वर्ब भी लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में, क्रिया के कर्ता के रूप में हो तो वह क्या होता है, तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है। किसमें होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। किसमें होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। ये हुआ। अब आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी आगे बहुत मजा आएगा, आप लोग बस देखते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, पूरी क्लास देख के जाना। अब आपको अगर मजा ना आया तो बताइएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो पहला आपका है, मोहन राइट्स अ लेटर। यही एग्जाम्पल हम लिए हैं। क्या लिए हैं, मोहन इसको लिखते हैं। ठीक है, मोहन, ये पहला एग्जाम्पल है आपका, मोहन राइट्स अ लेटर्स। ठीक,
इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? मोहन ने एक पुस्तक लिखी, एक पत्र लिखा। मोहन ने एक पत्र लिखा। मोहन ने एक मोहन एक पत्र लिखता है। ने हटा दीजिए, ठीक है। मोहन एक पत्र लिखता है। पत्र लिखता है। तो बताइए इसमें नाउन कितने हैं? कितने नाउन हैं? मोहन राइट्स अ लेटर। बताइए कितने नाउन हैं? दो नाउन हैं। कौन कौन? एक तो मोहन है, एक तो आपका एक मोहन है, एक लेटर्स। क्या है? लेटर्स। ये नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। अब राइट्स क्या है? राइट्स नाउन नहीं है। राइट्स क्या है? लिखना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ठीक, सोना, गाना, ठीक, भागना, कूदना, ये सब क्या है? जिसके लास्ट में ना लग जाए वो क्या हो जाएगा? वो वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? राइट मीन्स लिखना, राइट मीन्स लिखता है। जहां लिखना आ गया वो हो गया क्रिया, तो ये तो आपका हो जाएगा क्रिया। ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। यार ये क्या हो गया बोर्ड को? ये क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक। अब यही कह रहा है, ठीक। वर्ब मीन्स क्रिया। चलिए देखते हैं। ये तो आप जानते ही नाउन में संज्ञा। अब आपको बात क्या किया था उसमें? ऐसे नाउन। क्या? ऐसे नाउन जो किसी वाक्य के क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हो। ऐसे नाउन जो किसी वाक्य के क्रिया, वाक्य ही तो है, मोहन राइट्स अ लेटर, इतना बड़ा वाक्य ही तो है। अब इस वाक्य में क्या कहा गया है? जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य के क्रिया के कर्ता के रूप में हो। इस वाक्य की क्रिया ये है, क्रिया के कर्ता ये हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कहाँ प्रयोग होता है? सदैव हमेशा वो सेंटेंस के शुरुआत में प्रयोग होता है, ठीक है। तो क्रिया के सब्जेक्ट के रूप, कर्ता के रूप में प्रयोग हो। अब क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है तो यही क्या है हमारा? यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्टिव केस। कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? यही कि मोहन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए। सब्जेक्टिव केस में हुआ है ना? बताइए। क्रिया के कर्ता के रूप में हुआ है, ठीक। सब्जेक्टिव केस में हुआ है। अब अगर आपको पूछा जाए अगला आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। कर्म कारक। कर्म का है? कर्म ये वाला नाउन है, ठीक। अभी आप यहीं पर समझ लीजिए, कर्म ये वाला नाउन है। लेटर्स। लेटर्स मीन्स क्या होता है? पत्र। पत्र होता है ना, ठीक। जैसे बुक पेन पेंसिल नाउन था, उसी प्रकार पत्र भी तो है, ठीक। कोई कॉपी किताब हो गया, कोई पन्ना हो गया, कोई पत्र हो गया, वो भी तो नाउन है। अब ये क्या है? आपका अगला नियम यही है कि ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्टिव केस, इसमें क्या बताया जाएगा आपको? वह नाउन, ऐसा नाउन जिसका प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, क्या होगा? वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अगला नियम आपका यही है। पहले एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल है आपका, शीला sang a song। शीला शीला sang a song। शीला sang a song। इसका हिंदी अर्थ कहा क्या है? शीला ने एक गाना गाया। शीला ने
एक गीत गाया, यही है, शीला ने एक गीत गाया। चलिए अब बताइए, इसमें अभी वही नियम है ना कि जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में हो तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है। तो वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में, वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में मोहन था यहाँ पर वाक्य की क्रिया क्या है, वाक्य की क्रिया यहाँ पर सैंग है, तो सैंग की क्रिया क्या, की कर्ता क्या है, शीला है। ठीक है, तो शीला क्या हो जाएगी, शीला हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगी। ठीक, इस कर्ता का प्रयोग, शीला कर्ता ही तो है, सब्जेक्ट ही है, शीला सब्जेक्ट है, शीला का प्रयोग किसमें हुआ है, सब्जेक्टिव केस में हुआ है। ठीक है, तो ये लो सब्जेक्टिव केस में हुआ है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी हमारा सब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक, ये हुआ आपका। ठीक, अगला आते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे। अभी यहीं पर बता दिए है ना लेटर किसमें प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, अब उसी नियम पर आते हैं हम। चलिए दूसरा आपका है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक, इसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कर्म कारक, क्या कहेंगे, कर्म कारक। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक, अगर सब्जेक्टिव केस में किसी नाउन के, किसी वाक्य में नाउन, किसी ऐसे नाउन जो किसी वाक्य की क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा था, तो अब इसमें क्या होगा, ऐसा नाउन जो किसी वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग हो, तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य, किसी वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में, ठीक, के कर्म या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, के रूप में होता है। ऐसा नाउन, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में होता है, वही क्या होता है, तब उस नाउन का प्रयोग, तब उस नाउन का प्रयोग किसमें होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। केस में होता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक है, एग्जांपल में जैसे देखिए, हरी ईट्स अ मैंगो, हरी ईट्स अ मैंगो, हरी ईट्स अ मैंगो। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हरी आम, हरी एक आम खाता है, हरी एक आम खाता है। चलिए बताइए, बताइए इसमें कितने नाउन, हरी ईट्स अ मैंगो कितने नाउन है, दो नाउन है। कौन कौन से, एक तो हो गया हरी, एक तो हो गया
मैंगो। ठीक, अब ये ए क्या है, ये भी तो प्रश्न उठता है, ये क्या है? ए आपका आर्टिकल है, ए इन द, ए अन द, ये सब आर्टिकल है। ठीक, चलिए उस पर बात नहीं करेंगे, अभी जो बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, हरी ईट्स अ मैंगो, यहाँ पर दो नाउन है, एक तो हरी है, एक मैंगो है। हरी आपका नाम है, मैंगो आपका फल है। फल हो, नदी, समुद्र, झील, झरना, ठीक, पहाड़, पठार, सब क्या है, सब आपका नाउन ही है। उसी प्रकार ये मैंगो भी नाउन है ना। तो बताइए आपका डिफिनीशन क्या कह रहा है इसको, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में होता है तब उसे हम नाउन का प्रयोग, उस नाउन का प्रयोग तब हम ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये समझते हैं, ये डिफिनीशन है ना। तो क्या करेंगे बताइए, क्रिया तो ये है, यही है ना, आपको अभी बताया गया। क्रिया हम कैसे जानेंगे, क्रिया क्या है, जिस शब्द के अंत में ना आए, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ठीक, टहलना, दौड़ना, ठीक, ये सब क्या है, ये सभी आपके क्रिया के अंतर्गत आएंगे, ये क्रिया है। तो ईट मीन्स होता है खाना, तो ये क्या है, क्रिया है। ये क्या है आपका वर्ब। ठीक, अब यही आपका नियम बताया गया है कि किसी नाउन का प्रयोग किसी वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में होता है तब उस नाउन का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में समझते हैं, यही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यही आपका बताइए, इस क्रिया के कर्म के रूप में कौन प्रयोग हुआ है, ये तो सब्जेक्टिव में हुआ है, सब्जेक्ट है ना। ये सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड जो लिखा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अगली लाइन में इसको भी लिख देंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो ये क्या है, ये तो कर्म है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ये ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यही है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अगला ये नियम है। अब आगे देखते हैं अगली केस में, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपका, अब्दुल प्लेड क्रिकेट। अब्दुल प्लेड क्रिकेट। ठीक, अब्दुल प्लेड क्रिकेट। चलिए इसकी हिंदी क्या होती है, अब्दुल ने क्रिकेट खेला। क्या होता है, अब्दुल ने क्रिकेट खेली, अब्दुल ने क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेली। चलिए ठीक है, क्रिकेट खेली। ठीक है, अब बताइए इसमें कितने नाउन, कितने नाउन, दो नाउन, एक तो है आपका क्रिकेट, एक है आपका अब्दुल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना कि क्रिकेट है, क्रिकेट एक खेल है, ये कैसे नाउन हो गया, नाउन है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा वो नाउन ही होगा। ठीक है, क्रिकेट मान लीजिए कोई वस्तु नहीं है, क्रिकेट को कोई छू नहीं सकता है, वो एक खेल है, लेकिन वो क्या है, वो एक स्थिति है। क्या है, स्थिति है। ठीक है, भाव है कि हम क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट क्या होता है कोई जानता है, खेल है। ठीक है, चलिए तो ये आपका है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, ये आपका किसमें है, सब्जेक्टिव, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। ठीक, केस, केस। ठीक है, ये क्या है, कर्ता कारक, ये है आपका कर्म कारक, यहाँ पर ये प्लेड क्या है, सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस में गया है, सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस का है। ठीक है,
ठीक है, ये क्या है हमारा वर्ब, क्रिया। ठीक है, वर्ब के बाद किसी वाक्य की क्रिया के वर्ब के बाद अगर प्रयोग हो रहा है नाउन का प्रयोग, कर्म कारक। किसी वाक्य की क्रिया के पहले प्रयोग हो रहा है कर्ता, कर्ता कारक। ठीक, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ तो बच्चों आइए इस पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमारा है कौन सा था? तीसरा एग्जाम्पल है हमारा माई फादर गेव मी अ बुक। माई फादर, माई फादर गेव, गेव मी अ, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। ठीक है, तो बताइए इसमें कितने नाउन, बताइए कितने नाउन, कितने नाउन? एक तो हो गया फादर, माई नहीं होगा, माई क्या है? माई हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर एक फादर एक हो गया, ठीक है, एक आपका यहाँ पे बुक हो गया, ये दोनों नाउन है। ठीक, ये दोनों नाउन है, फादर और बुक। चलिए, तो बताइए आपको नियम क्या बताया? यही, यदि ऐसे नाउन का प्रयोग जब किसी वाक्य के क्रिया के कर्म के रूप में हो, क्रिया के कर्म के रूप में हो तो क्या होगा? वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पर एक क्रिया के कर्म के रूप में क्रिया कौन है? क्रिया ये है हमारा। ठीक है, क्रिया ये है वर्ब। ठीक, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हमारा बुक है, एक हमारा मी भी है। क्या है? ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस एग्जाम्पल का लाने का उद्देश्य यही है कि अभी तक तो एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अब दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। इसको समझते हैं। तो मी क्या है? मी भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुए हैं इसका। ठीक है, किस केस में है? ये दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, इन दोनों का ये तो फिलहाल तो ये जो मी है आपका, ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये नाउन नहीं है। क्या नहीं है? नाउन नहीं है। हुआ दोनों का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में ही है, दोनों ऑब्जेक्टिव का, लेकिन ये वाला आपका जो मी है, मी आपका प्रोनाउन है, नाउन नहीं। ठीक है, तो नाउन की बात हो रही है। नाउन क्या है? बुक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में किस नाउन का प्रयोग हुआ है? बुक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए, ये भी आपका ये सब्जेक्टिव केस में। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, जिसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में हुआ है फादर का, और बुक का प्रयोग आपका ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका ये देख लीजिए, जो आपको लिखा गया था, ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल था आपका,
तीसरा एग्जाम्पल अभी लिखे थे ना, इसमें आइए कुछ और समझ लेते हैं। माई फादर गेव मी अ बुक। ठीक, मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आपका दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कौन सा इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसमें से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको देखते हैं। ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहीं पर नोट करके लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, पहला आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इन दोनों में, मी और बुक में? कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यही हमको पता लगाना है। इसको बताने का उद्देश्य यही है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इन दोनों ऑब्जेक्टों में कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक, टेंस पढ़ते समय इनकी जानकारी बहुत जरूरी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमको पहले लगाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमको दूसरे नंबर पे लगाना है। ठीक है, जब इनको आप जानते रहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तभी तो हम लगा पाएंगे, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। तो मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया? मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। क्या दिया? उसी पुस्तक दी। तो क्या दिया यानी क्या, क्या मतलब, क्या का मतलब हो जाता है व्हाट। ठीक, व्हाट, क्या दिया। तो जिस ऑब्जेक्ट के पहले हम, अगर ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाने पर जिस ऑब्जेक्ट का अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक, ठीक है, यहां पर आप ऐसे लिख लेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले व्हाट, डायरेक्ट सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में दिए गए वाक्य में हम व्हाट लगाकर जो हमें उत्तर मिलता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे क्या अभी आपको एग्जांपल दिया गया था, माय फादर गिव मी अ बुक। ठीक, मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दी, व्हाट। ठीक, मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दिया। ठीक, क्या दिया, पुस्तक दिया, क्या दिया, पुस्तक दिया। अगर
क्या दिया प्रश्न करने पर अगर आपका पुस्तक दिया आ रहा है, इसका मतलब पुस्तक ही हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पुस्तक ही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पिताजी ने क्या दिया, ठीक। माई फादर had my father gave, ठीक। had my father gave, हमारे पिताजी ने मुझे क्या दिया, तो इसका पर्सनली उत्तर निकल के आता है फाइनल, बुक। क्या दिया उसने, उन्होंने बुक दिया, किताब दिया, ठीक। जब किताब दिया इसका मतलब क्या है, तो यही हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला आता है आपका, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, यदि वाक्य में हम whom किसे, इसकी इंग्लिश होती है whom, लगाकर प्रश्न करते हैं, तो हमारा जो फाइनल उत्तर निकल कर आता है, वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे चलिए लगाइए, क्या था आपका एग्जाम्पल, माई फादर गिव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। तो मेरे पिताजी ने किसे एक पुस्तक दी, प्रश्न करेंगे, ठीक, इस एग्जाम्पल में कि मेरे पिताजी ने किसे पुस्तक दी, तो मेरे पिताजी ने मुझे पुस्तक दी, इसका फाइनल उत्तर क्या निकल कर आया, मुझे। ठीक, माई फादर गेव मी अ बुक। ठीक, तो यहाँ पर मेरे माई फादर इज, माई फादर गेव मी अ बुक, मेरे पिताजी ने किसे पुस्तक दी, मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी। किसे पुस्तक दी, मुझे। किसे दी, मुझे एक पुस्तक दी। ठीक, गेव whom, ठीक, गेव whom, किसे दी, मुझे दी, मी।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, ठीक, समझ में आया यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपको बताया गया था पोजेसिंग द नाउन। क्या बताया गया था? तीसरा ये बताया गया था ना, पोजेसिंग द नाउन। पोजेसिंग द नाउन, या इसको हम कह सकते हैं पोजेसिव केस। ठीक, ठीक, नहीं, पोजेसिव केस, यहां पर हम लिख देंगे और। ठीक, यहां पर इसको हम लिख देंगे संबंध कारक। संबंध कारक, ठीक, क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ये है हमारा तीसरा। चलिए, इसी के विषय में आज हमको पढ़ना है। इसी के विषय में अभी पढ़ना है इसको। संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉजिटिव केस में होता है। ठीक, संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉजिटिव केस में होता है। पॉजिटिव केस में होता है। ठीक, जैसे जैसे मोहन्स बुक, मोहन्स बुक, यही है एपोस्ट्रोफी, मोहन्स बुक। क्या है? मोहन्स बुक। इसको क्या कहेंगे हम? इसका हिंदी अर्थ हमारा हो जाएगा मोहन की पुस्तक। मोहन की पुस्तक। अगला एग्जांपल है आपका, ये क्या हो रहा है? अगला एग्जांपल है बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल। ये जो चिन्ह लग रहा है ऊपर, इसे हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ठीक है, संबंध बताता है नाउन से, दो नाउन के बीच। ठीक, लड़कों का स्कूल, विद्यालय। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए, मेंस क्लब। मेंस क्लब,
आदमियों का क्लब, आदमियों का क्लब। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हुआ आपका पॉजेसिव केस, दो नाउन के बीच संबंध दर्शाता है ना। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, संबंध है अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस में होता है। अब संबंध है अधिकार ही तो प्रकट किया है बुक के साथ, मोहन का बुक के साथ संबंध ही तो है। ठीक, क्या संबंध है कि वो पुस्तक किसकी है, मोहन की है। लड़कों के साथ ही तो संबंध है स्कूल का, दोनों नाउन है, दो नाउन का संबंध प्रकट करता है ना, वही है हमारा पॉजेसिव केस। ठीक, जब दो नाउन को का संबंध आपस में बताए तो वही हमारा होता है पॉजेसिव केस। ठीक, और ये जो कॉमा लगा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक, इसका मतलब होता है का या की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एपोस्ट्रोफी हम हेडिंग डालते हैं, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी संबंध सूचक चिन्ह, संबंध सूचक चिन्ह। संबंध सूचक चिन्ह, यही हमारा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, पॉजेसिव केस से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसी में तो एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, दो नाउन के बीच संबंध प्रकट करने के लिए इसी में तो एपोस्ट्रोफी लगा है। ठीक, संबंध सूचक कारक लगा है। चलिए देखते हैं इसको अगले पेज पे। इसका पहला नियम है, एक वचन की संज्ञाओं, सिंगुलर नाउन्स, एक वचन, एक वचन की संज्ञाओं, इसको हम कह सकते हैं सिंगुलर नाउन्स। ठीक, में यश बढ़ाकर एपोस्ट्रोफी, में यश बढ़ाकर क्या करते हैं, यश बढ़ाकर नाउन और यश के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं। नाउन और यश के बीच में यश बढ़ाते हैं सबसे पहले। ठीक, नाउन के पहले नाउन के बाद यश बढ़ाते हैं, यश बढ़ाने के बाद नाउन और यश के बीच एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, यश के बीच एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल पे आते हैं। ठीक, एग्जांपल में देखते हैं, शीलाज बुक, शीलाज अब ये नाउन है शीला, एपोस्ट्रोफी लगा, यश बढ़ाया गया, नाउन और यश के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा। ठीक, एपोस्ट्रोफी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एपोस्ट्रोफी यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक कॉमा ही एपोस्ट्रोफी है। ठीक, तो नाउन और यश के बीच या फिर नाउन, दो नाउनों के बीच, क्योंकि जब वो प्लूरल नाउन रहेगा उसके बीच अगर आपको एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाना होगा तो क्या करेंगे, यश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यश के बगल में करेंगे। ठीक है, नाउन के साथ में यश लगा रहेगा, तब जाकर उसके बगल में एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर नाउन्स है,
क्योंकि इसके पहले तो हम शीला तो कर नहीं सकते, क्योंकि शीला तो एक ही है, एक ही पर्सन है, वन पर्सन। अगर एक ही व्यक्ति है शीला, तो शीला के पहले क्या करेंगे, वो पहले से यस थोड़ी लगा रहेगा, यहाँ पे यस यहाँ पर नहीं लगा रहेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, ठीक, प्लूरल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगेगा नाउन और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगता है, ठीक। शीलाज पेन, ठीक, क्या होगा इसका, शीला की कलम, ठीक, शीला की कलम, ठीक। टीचर रजिस्टर, टीचर्स रजिस्टर, ठीक। अध्यापकों की, अध्यापक की फाइल, क्या होगा, अध्यापक की फाइल कहिए या फिर रजिस्टर ही कह दीजिए, रजिस्टर, ठीक, अध्यापक की रजिस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंगुलर नाउन्स है, ठीक, एपोस्ट्रोफी का यूज हमको करना है तो सिंगुलर नाउन्स है, सिंगुलर नाउन और यस के बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि उसका एपोस्ट्रोफी का अर्थ होता है का, की, ठीक है। यहाँ पर कहीं नोट करके लिख लीजिए, एपोस्ट्रोफी का अर्थ होता है क्या अर्थ होता है इसका, का, की, ठीक है। इसको आप नोट बना के लिख लेंगे, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी का चिन्ह कहाँ लगेगा, अगर सिंगुलर नाउन है तो यस और नाउन के बीच में। ये हुआ हमारा। अगला आपका है दूसरा, इसी में है एपोस्ट्रोफी के चिन्ह, ठीक। एपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, इसी के विषय में देख रहे हैं। तो पहला आपका ये था कि नाउन और यस के बीच में हमको लगाया गया, एपोस्ट्रोफी लगाया गया। अब एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ करेंगे, अब उसको देखते हैं। अगला नियम है आपका, बहुवचन की संज्ञाओं में, बहुवचन की संज्ञाओं में क्या करेंगे, की संज्ञाओं, प्लूरल नाउन्स में, बहुवचन की संज्ञाओं में के अंत में यदि यस पहले से लगा है, अब बहुवचन की संज्ञा होगी तो उसके लास्ट में यस तो लगा ही रहेगा, ठीक है। अगर यस लगा है, अब प्लूरल बनाते समय आपको बताया गया था, प्लूरल पढ़ाते समय सिंगुलर प्लूरल, कि किसी में यस लगा रहता है लास्ट में, किसी में ईएस लगा रहता है, किसी में आईईएस लगा रहता है, किसी में भी ईएस लगा रहता है, किसी में ईएन लगा रहता है, किसी में आरईएन लगा रहता है, किसी का तो चेंज ही नहीं होता। बताया गया था ना, फिश पाइस शीप हेयर डियर डजन, फिश का फिश ही था, हेयर का हेयर ही था, पाइस का पाइस ही था, शीप का शीप ही था, डियर का डियर ही था, डजन का डजन ही था। इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक जैसे ही होते हैं, वे परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ठीक है। तो ये उसकी बात की जा रही है जिसमें बहुवचन की संज्ञाओं की बात की जा रही है। बहुवचन का मतलब वचन से संबंधित है ना, नाउन ही तो है।
तो प्लूरल नाउन्स में उनकी बात की जा रही है जिसके लास्ट में आपके, जिसके अंतिम में यस लगा हो, ठीक, के अंत में यदि यस पहले से हो, यदि यस पहले से हो, ठीक है, प्लूरल है तो यस रहेगा। अगर यदि यस पहले से हो तो एपोस्ट्रोफी को उस प्लूरल नाउन्स के बाद यस लगाएंगे। यस नहीं, यस तो पहले से था उसमें, है ना, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी का मतलब ये चिन्ह, ठीक है, लगाएंगे। इस चिन्ह का मतलब क्या है? का की। क्या चिन्ह का मतलब है? क्या की, का की लगाएंगे, ठीक। बार बार इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक। चलिए, ये हुआ आपका नियम। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बॉयज, ये प्लूरल नाउन्स है, ठीक, बहुवचन की संज्ञा, प्लूरल नाउन्स बहुवचन की संज्ञा। अब यहाँ पर पहले से यस है, अब क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी का चिन्ह कहाँ लगाएंगे? बीच में तो लगेगा नहीं, क्योंकि प्लूरल नाउन्स है, बहुवचन की संज्ञा है। जब बहुवचन की संज्ञा हो उसी के लिए नियम ये बनाया गया है कि इसके बाद लगा देंगे। ये लो, क्या हो गया? यस सी बॉयज स्कूल, ठीक, यानी लड़कों का विद्यालय, यही हो जाएगा, लड़कों का विद्यालय। अब लड़कों में एक थोड़ी है, उसमें कई लड़के हैं, तो लड़कों का विद्यालय हो जाएगा। अभी इसको रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, जो अभी शुरुआत में रिवीजन किए थे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके जहां तक जेंडर तक, ठीक। इसके बाद जो आज पढ़ाया जा रहा है फंक्शंस ऑफ द नाउन, इसको भी अभी लास्ट में जाते समय इसको रिवीजन करेंगे फास्ट तरीके से, ठीक है। लड़कों का विद्यालय। चलिए अगले एग्जांपल पे जाते हैं। अगला एग्जांपल है गर्ल्स यहां पर भी यस लग गया है क्योंकि प्लूरल नाउन्स है, बहुवचन की संज्ञा है, पहले से यस लगा है। साइकिल, ठीक, गर्ल्स साइकिल। तो यहां पर एपोस्ट्रोफी यहां लगेगा, ठीक है, यानी कि लड़कियों की साइकिलें, ठीक। तो यहां पर क्या होगा? लड़कियों की साइकिलें, लड़कियों की साइकिलें, लड़कियों की साइकिलें, ठीक है। आते हैं अगले नियम पे। ये तो हो गया प्लूरल नाउन्स, ठीक। अगर इसमें पहले से ही यस लगा है, ठीक, अब प्लूरल नाउन्स है तो यस लगा ही रहेगा, क्योंकि अगर यस नहीं लगा रहेगा, ईएस नहीं लगा रहेगा, आईईएस नहीं लगा रहेगा, जितने आपको नियम, जितने आपके रूल बताए गए हैं, ठीक, नंबर में, वचन में, ठीक, तो अगर वो नहीं लगा रहेगा तो प्लूरल कहाँ से माना जाएगा? तो प्लूरल होने के लिए इसको क्या कहेंगे? पहले से यस लगा रहेगा या फिर कुछ लगा रहेगा। तो कुछ हमारा नाउन ऐसा भी है जिसमें यस नहीं लगा रहता है, कुछ नहीं लगा रहता है। जो सिंगुलर में होता है वही प्लूरल में भी होता है। जो जैसे अभी आपको बताया कि फिश का फिश,
पाइस का पाइस, सीप का सीप, ठीक। अब उसमें नहीं लगा है यस, तो उसमें हम कैसे करते हैं, उसको हम कैसे एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं उसमें, ठीक। तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। अगला है आपका तीसरा नियम। तीसरा नियम देखते हैं। बहुवचन की संज्ञाओं के अंत में यदि यस नहीं लगा है, बहुवचन की संज्ञाओं में बहुवचन की संज्ञाओं में यदि यस नहीं लगा है, लगा है, बहुवचन की संज्ञाओं में यदि यस नहीं लगा है, तो इन संज्ञाओं के अंत में यस बढ़ा दिया जाता है, ठीक। तो इन संज्ञाओं के अंत में, तो इन संज्ञाओं के अंत में संज्ञाओं के अंत में यस बढ़ाकर उस नाउन और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मेंस क्लब, अभी एग्जांपल दिया गया था ना, मेंस, नहीं ये नहीं होगा, आगे देखते हैं। चिल्ड्रन बुक, चिल्ड्रन बुक, ठीक। अब चिल्ड्रन बुक, यहाँ पर यस तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, यस बढ़ाएंगे, बीच में उनके एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये लो लग गया, चिल्ड्रंस बुक। ऑक्शन रन्स, अब यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है ना यस, तो क्या करेंगे, यस बढ़ाएंगे, उनके बीच में यस लगा एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब एपोस्ट्रोफी लग गया ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बच्चों की बुक यानी कि पुस्तक। इसका क्या हो जाएगा, बैलों की दौड़, ये हुआ। आगे और समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए, ठीक है इतना ही ठीक है, क्योंकि इसके और अलावा और देखेंगे उसमें यस लगा है, चाहे जो नियम हो नंबर में, चाहे पहला नियम हो, किसी भी कुछ शब्दों के अंत में यस लगाते हैं, पहला नियम है आपका नंबर में। दूसरा नियम क्या था आपका, कि ईएस लगाते हैं लास्ट में, यक्स ओ सी एच यस यस एच हो अगर लास्ट में किसी शब्द के, तो उसमें हम ईएस लगाते हैं लास्ट में, ठीक। और अगला बताया गया था वाई के यदि किसी वाक्य के अंत में वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आईईएस लगाते हैं। सब में यस पढ़ रहा है ना, सिर्फ इसी में था जिसमें नहीं पढ़ रहा था। इसमें क्या करेंगे, हम यस बढ़ाएंगे, उसके बीच में हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, नाउन और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी लगाकर उसको हम
एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाकर उसको हम अर्थ निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दो नाउन के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक। पॉजेसिव नाउन है ना आपका, ये है तीसरा नियम आपका। आगे बढ़ते हैं चौथा नियम, चौथा भी है इसमें। चौथा नियम क्या है, यदि सिंगुलर नाउन्स के अंत में, अभी सिंगुलर नाउन्स के विषय में पढ़ा गया पहला नियम। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में आपके यस पहले से है। अभी तक तो जो पहला बताया गया आपको, उसमें लास्ट में शब्दों के, उस नाउन्स के लास्ट में यस नहीं था। लेकिन अब जो सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग होगा उसमें लास्ट में यस होगा, तो क्या करेंगे, तो कहाँ हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे, उसको देखते हैं। यदि सिंगुलर नाउन्स के अंत में पहले से ही यस लगा है, तो यदि सिंगुलर नाउन्स के अंत में पहले से ही यस लगा है तो क्या करेंगे, तो उस नाउन और यस के बीच एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। यदि और ठीक है, एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। और उस सिंगुलर नाउन नाउन्स के में यस के बाद भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, दोनों एक साथ देखते हैं, दोनों का एग्जांपल, ठीक। इसी में दो है, एक तो लगा है, ठीक, यस यस अगर सिंगुलर नाउन्स में लगा है तो उसके बीच हम नाउन और यस के बीच में लगाएंगे एपोस्ट्रोफी। यदि यस लगा है तब हम नाउन और सिंगुलर यस के बीच में नहीं लगाएंगे, यस के बाद लगाएंगे, उसके साथ ही लगे रहने देंगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक। एग्जांपल में है जैसे आपका सोक्रेटिस, ठीक, सोक्रेटिस, सोक्रेट्स कौन है, एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, एथेंस के। सोक्रेट्स फ्रेंड्स, सोक्रेट्स फ्रेंड्स। अब ये जो यस है आपका, अब सोक्रेट्स तो ढेर सारे तो हो नहीं सकते, सुकरात सिर्फ एक ही था ना, सोक्रेट्स, उसके आगे आपका लगा है ना, यस लगा है। अब यस लगने का मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल हो जाएगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। इसीलिए बताया गया ना, कुछ सिंगुलर के आगे यदि यस लगा है पहले से ही तो हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करेंगे। यस लगा है यहाँ पे, अब यस लगा है फिर भी इसको हम प्लूरल नाउन्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुकराट्स
सुकरात एक ही है, ठीक है, महान दार्शनिक, एथेंस का रहने वाला, जो प्रश्नोत्तरी विधि का खोज किया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यस लगा है पहले से, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है, यानी कि सुकरात और यस के बीच हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुकरात के मित्र, सुकरात के मित्र, हो गया, समझ में आया जी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी बताया गया ना कि यस लगा हो तो यस के बाद भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं, और उस नाउन और यस के बीच में भी हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। इस नाउन और इस यस के बीच भी हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया ना। अब इस नाउन और यस को साथ में लगाकर उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। देखिए ये रहा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर रहे हैं, ये रहा फ्रेंड्स, सुकरात के मित्र, ठीक। आगे भी है जेम्स हैट, ये पहला है, जेम्स हैट, जेम्स हैट जेम्स की टोपी, अब इसी का हम बना सकते हैं जेम्सेज हैट, ठीक है, फिर भी जेम्स की टोपी, ठीक है, फिर भी जेम्स की टोपी होगी। तो ये है हमारा एपोस्ट्रोफी का यूज, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का यूज। चलिए एक बार एपोस्ट्रोफी हम पोजेसिंग द नाउन, पॉजिटिव केस एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। आपको क्या बताया गया, संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉजिटिव केस में होता है, जैसे राम्स पुस्तक, मोहन्स पुस्तक, ठीक, मोहन्स बुक, राम्स बुक, ये सब क्या है, ये सभी हमारे यस लगे हैं, ठीक। संबंध बता रहा है दो नाउन का, राम्स बुक, राम की बुक, ठीक, मेंस क्लब, आदमियों का क्लब, ठीक, तो सब क्या है, दो नाउन्स को आपस में जोड़ रहे हैं, उनका संबंध बता रहा है, यही है हमारा पॉजिटिव केस, ठीक। अब इसके अंतर्गत आता है कि एपोस्ट्रोफी क्या है, क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हो रहा है, यही कॉमा जो है आपका अभी बताया गया ना, कॉमा, ये ऊपर कॉमा लगता है, ठीक। अब ये जो कॉमा लगता है आपका, इसी को कहते हैं हम एपोस्ट्रोफी चिन्ह, ठीक। तो इस एपोस्ट्रोफी चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, ये आपको अभी बताया गया। क्या क्या बताया गया, पहला नियम इसके अंतर्गत आपको बताया गया, यदि एक वचन की संज्ञाओं सिंगुलर नाउन्स में यदि हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, नाउन और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, पहले वाले नाउन के, दो नाउन होगा ना इसमें, क्योंकि दो नाउन के बीच संबंध दर्शाएगा वो, तो दो नाउन के बीच में संबंध दर्शाएगा, तो जो पहले वाले नाउन की बात करेंगे, उसी पहले वाले नाउन में यस के पहले और उस नाउन के बीच में हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है आपका, प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स में हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करेंगे, प्लूरल नाउन्स में हम, यदि प्लूरल नाउन्स में बहुवचन की संज्ञा में यदि हमारा पहले से आपको यस दिया है, और यस तो रहेगा ही, अगर प्लूरल है तो यस रहेगा ही, ठीक, क्योंकि आपको नंबर पढ़ाया गया है उसमें यस या यस लगता है ना, तो अगर पहले से यस दिया है तो क्या होगा,
तो उसके बाद ही हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। यदि प्लूरल नाउन्स के बाद अगर यह नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया था फिश पाइस सी ए डियर डजन, ठीक, इसमें आपका चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों ही एक जैसे रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, फिश का फिश ही रहता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम यस जोड़ देंगे अलग से, ठीक, अलग से यस जोड़ेंगे, उसके बीच में हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था चाइल्ड, यहाँ पर चिल्ड्रन है, अब यहाँ पर देख लीजिए चिल्ड्रन है, यहाँ पर लास्ट में यस नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, यस बढ़ाया गया अलग से, नहीं चिल्ड्रन नहीं है, ये तो आपका तीसरा नियम है। तो मान लीजिए वो जो आपको बताया गया था फिशेज, उसको बढ़ाया गया ना, फिश में फिशेज को बढ़ाया गया था इसको, ठीक। और मान लीजिए आपको डियर दिया है तो डियर्स हो जाएगा, उसमें यस बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है। अब तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा नियम आपको क्या बताया गया था, यदि प्लूरल नाउन्स के पहले यस नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो उसके बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो हमारा एपोस्ट्रोफी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आपको बताया गया था अपोजिशिंग द नाउन, अपोजिशिंग द नाउन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यही आपको बताया गया था चौथा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। चलिए इसके विषय में देखते हैं। क्रिया के साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया का पूरक, क्रिया का पूरक, यही था हमारा, ठीक है। अब क्रिया के पूरक में देखते हैं, क्रिया के पूरक में आता है आपका लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया, ठीक, इज एम आर, इज एम आर, वाज, वर, ठीक, के भाव को पूरा करने के लिए, के भाव को पूरा करने के लिए, ठीक, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नाउन या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, ठीक, नाउन या एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में आपका पहला एग्जांपल है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो,
छात्र हो। ठीक, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट आपका नाउन है। स्टूडेंट आपका नाउन है, यही आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक, रूप में प्रयोग हुआ है। हुआ है, देखिए इस लिंकिंग वर्ब क्या है, आर है। क्या है, आर है, यही तो हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक, संयोजक क्रिया। इसी लिंकिंग वर्ब के भाव को प्रकट करने के लिए क्या प्रयोग हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है, इस स्टूडेंट का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हमारा स्टूडेंट होगा, लिंकिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल आपका है, द ओल्ड मैन वाज इल। द ओल्ड मैन वाज इल। ठीक, ये इल क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, विशेषण है ना, विशेषता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाज क्या है आपका, ये है आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। अब इसी लिंकिंग वर्ब का भाव स्पष्ट करने के लिए ही तो इसका प्रयोग हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है आपका। इस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, लिंकिंग वर्ब का भाव स्पष्ट करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा बूढ़ा आदमी, बूढ़ा व्यक्ति बीमार था। ठीक, चलिए ये है हमारा, तो यहां से हमारा फंक्शंस ऑफ द नाउन समाप्त होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ द नाउन में, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और क्या पढ़ाया गया आपको, पोजेसिंग द नाउन, पॉजिटिव केस, और यहाँ पर आपको बताया गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है इसको। अब रिवीजन इसको करवा भी चुके हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया आपको, सब्जेक्टिव केस। ठीक, सब्जेक्टिव केस में आपको क्या बताया गया, ऐसे नाउन का प्रयोग। ठीक, ऐसे नाउन का प्रयोग जब किसी वाक्य के क्रिया के कर्ता के रूप में हो, तो हमारा क्या होता है, उस नाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, आपको बताया गया था। अगला आपको बताया गया था, यदि किसी नाउन का प्रयोग हम वाक्य की क्रिया के कर्म के रूप में करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक, और पॉजिटिव केस में क्या बताया गया था, यदि ऐसे नाउन जिनसे हमारा संबंध है अधिकार प्रकट हो, ठीक, वो क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव केस हो जाएगा। और इसको आपको बताया गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब में। देखिए एपोस्ट्रोफी के विषय में क्या बताया गया, यदि सिंगुलर नाउन्स हैं तो यस और नाउन्स के बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं, दो संज्ञाओं के बीच में वो क्या करता है, संबंध दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला आपको क्या बताया गया था, यदि प्लूरल नाउन्स है तो प्लूरल नाउन्स में क्या करेंगे, यदि उसमें यस नहीं है तो हम यस बढ़ाकर उसके बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, अगला नियम क्या बताया गया था, यदि प्लूरल नाउन्स है और वहां पर यस नहीं दिया है, ठीक, तो यस बढ़ाएंगे, वो तो हो गया। यदि यस दिया है तो क्या करेंगे, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यस एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाकर उसको हम बनाएंगे। ठीक है, अगला आपको नियम बताया गया था सिंगुलर नाउन्स, यदि सिंगुलर नाउन्स में पहले से यस दिया हो, पहले सिंगुलर में यस तो लास्ट में दिया नहीं रहता है, अगर दे दिया पहले से ही तो क्या करेंगे, तो उसके बीच में हम एपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगला आपको बताया गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्रिया का पूरक। ठीक है,
तो इसमें क्या बताया गया आपको, लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब के भाव को प्रकट करने के लिए जिसका प्रयोग, जिस नाउन का प्रयोग करते हैं हम, तो क्या होता है, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है। और उस नाउन का प्रयोग किसमें होता है, उस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग या तो नाउन में होगा या तो एडजेक्टिव में होगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया अभी। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग किसमें हुआ है, नाउन के रूप में हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट का प्रयोग किसमें हुआ है, नाउन में हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यहाँ आर के साथ किसी क्या कर रहा है, आर के भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन लिए हैं। ठीक, अगले एग्जाम्पल में आपको बताया गया, यहाँ पर द ओल्ड मैन वाज इल, इल क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसका प्रयोग किए हैं हम, एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इस लिंकिंग वर्ब का भाव स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज क्लास है। ठीक है, आगे मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।